नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में आम आदमी पार्टी की नेता रचना यादव की हत्या की घटना ने राजधानी की राजनीति और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हालात इतने खराब हो चुके हैं कि अब कोई भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा है। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की अपनी विधानसभा में इस तरह की वारदात होना भाजपा सरकार की नाकामी और कानून व्यवस्था के पूरी तरह बिगड़ जाने का साफ संकेत है। उन्होंने इस घटना को बेहद दुखद और निंदनीय बताया और कहा कि ये किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं किया जा सकती। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता रचना यादव के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की। इस घटना के बाद राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था और अपराध नियंत्रण को लेकर राजनीतिक बहस और भी तेज हो गई है। उधर राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी पहचान मजबूत करने की तैयारी में जुट गई है। फरवरी 2026 में प्रस्तावित इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने शहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत करने के लिए व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। यह आयोजन केवल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य पर चर्चा का मंच ही नहीं बनेगा, बल्कि नई दिल्ली की स्वच्छता, आधुनिक ढांचा और बेहतर व्यवस्थाओं को भी वैश्विक दर्शकों के सामने प्रदर्शित करेगा। शहर को आकर्षक, सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से सक्षम दिखाने के लिए अलग अलग स्तर पर काम तेज कर दिया गया है। 15 से 20 फरवरी के बीच होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को समावेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित एक बड़े वैश्विक मंच के रूप में देखा जा रहा है। इस दौरान दुनिया भर से बड़े नेता, नीति निर्माता, नवाचार से जुड़े विशेषज्ञ और एआई क्षेत्र के दिग्गज नई दिल्ली पहुंचेंगे। उनके आगमन से राजधानी अंतर्राष्ट्रीय चर्चाओं का केंद्र बनेगी और भारत की तकनीकी क्षमता को विश्व स्तर पर एक नई पहचान भी मिलेगी। यह समिट न सिर्फ तकनीक के भविष्य को दिशा देगा, बल्कि नई दिल्ली को एक आधुनिक वैश्विक शहर के रूप में स्थापित करने में भी अहम भूमिका निभाएगा। उधर नोएडा में आम आदमी पार्टी ने बांग्लादेश में हो रही घटनाओं को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी के नेताओं और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ये प्रदर्शन सेक्टर 20 थाना क्षेत्र के अंतर्गत सेक्टर 18 में आयोजित किया गया, जहां वरिष्ठ पदाधिकारियों की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी कर आक्रोश जताया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने की मांग भी की। प्रदर्शन के दौरान माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा, लेकिन लोगों में गहरी नाराजगी साफ नजर आई। उधर दिल्ली इस समय कड़ाके की ठंड की चपेट में है और सर्द रातें लोगों के लिए मुश्किल बनती जा रही हैं। तापमान में तेज गिरावट के साथ बर्फीली हवाएं चल रही हैं, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है। इस बार ठंड ने पिछले 13 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को राजधानी में न्यूनतम तापमान 2.9 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस मौसम की अब तक की सबसे ठंडी रात रही। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 दिनों में पारा और गिरकर करीब 2 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हालात और सख्त हो सकते हैं। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक जब न्यूनतम तापमान सामान्य से 4.5 से 6.4 डिग्री नीचे चला जाता है तो उसे शीतलहर की स्थिति माना जाता है, और फिलहाल दिल्ली के अधिकांश इलाकों में यही स्थिति बनी हुई है। आयानगर में 2.9 डिग्री, पालम में 3 डिग्री और रिज क्षेत्र में 3.7 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है, जो असामान्य रूप से कम है। सफदरजंग वेधशाला में भी न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया, जिसके अगले दिन और गिरने की संभावना भी जताई गई है। अधिकतम तापमान भी ज़्यादा नहीं बढ़ पा रहा है और कई इलाकों में ये करीब 18 से 19 डिग्री के आसपास बना हुआ है। तो मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि आने वाले कुछ दिनों तक दिल्ली में इसी तरह की भीषण ठंड बनी रह सकती है, जिससे लोगों को खास सावधानी बरतने की भी जरूरत है। तो ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अक्षरधाम और सराय काले खां की ये तस्वीरें। तो लगातार बढ़ रही ठंड लोगों की मुश्किलें भी बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। मौसम विभाग की तरफ से ऐसा अंदेशा जताया गया है कि आने वाले 3-4 दिनों तक ठंड इसी तरह अपना रौद्र रूप दिखाती रहेगी और लोगों को भारी ठंड का सामना करना पड़ेगा। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिसके चलते लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो कड़ाके की ठंड दिल्ली एनसीआर में इस वक्त पड़ रही है। तापमान कई जगहों पर सामान्य से बहुत ज़्यादा नीचे चला गया है, यानी शीतलहर की स्थिति लगातार देखने को मिल रही है। सुबह शाम कोहरा भी लोगों को खासा प्रभावित कर रहा है। खासकर आवागमन की जो मुश्किलें हैं वो और ज़्यादा बढ़ती हुई यहाँ पर नज़र आ रही हैं। कोहरे के साथ साथ ठंड का प्रकोप भी लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है।
लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें और ठंड से बचाव करें। ठंड में लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। सर्द रातें लोगों की ठिठुरन को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही हैं। लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और शीतलहर की स्थिति कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही है। तो स्थितियां बेहद गंभीर हैं। लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जितना हो सके ठंड से बचाव करें, अपने घरों में ही रहें। वहीं कोहरा भी लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रहा है। आवागमन खासा प्रभावित हुआ है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। खासकर वाहन चलाते समय लोगों से अपील की जा रही है कि जितना हो सके सावधानी से वाहन चलाएं, क्योंकि विजिबिलिटी कई जगहों पर बेहद कम हो जा रही है और लोगों के लिए ये सर्द रातें मुश्किल भरी दिखाई पड़ रही हैं। तापमान में तेज़ी से गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह की स्थिति बनी रहेगी, यानी कोई राहत मिलती हुई लोगों को नज़र फिलहाल नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। कई जगहों पर तापमान 3 डिग्री के आसपास या उससे भी कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने भी ये जानकारी दी है कि आने वाले कुछ दिनों में भी तापमान में इसी तरह की गिरावट देखने को मिलेगी और लोगों को ठंड का प्रकोप झेलना पड़ेगा। खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरबाज हमारे साथ जुड़ गए। अरबाज, दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों के लिए खासा मुश्किलें खड़ी होती हुई नजर आ रही है। मौसम विभाग ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए स्थितियां और गंभीर होने की चेतावनी भी जारी कर दी है। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए साहिल, यूपी में जनवरी की ठंड इस बार अलग ही रंग दिखा रही है। रातें जब ठंड रहती हैं जिससे लोग कांपते होते हैं, जबकि दिन में खिली चटक तरीके की धूप लोगों को कुछ घंटे के लिए राहत तो देती है, लेकिन तापमान के इस उतार चढ़ाव से जो आम जनता है, आम जीवन है, उसको उलझन में डाल दिया है। हालात ये है कि सुबह और रात में लोग अलग अलग गर्म कपड़ों का सहारा ले रहे हैं, गर्म चीजों का सहारा ले रहे हैं, लेकिन जबकि दोपहर में होते होते लोग धूप में बैठकर सर्दी से राहत तलाशते नजर आते हैं। वहीं ठंड की बात की जाए तो आने वाले वक्तों में ठंड और भी ज्यादा बढ़ती नजर आएगी। यूपी के 25 शहरों में रात की जो ठंड है लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दिन में खिलखिलाती धूप से कुछ लोगों को राहत मिल रही है। माना जा रहा है दिन रात जो कि तापमान के करीब 15 डिग्री का जो अंतर है दर्ज किया जा रहा है। लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 6 से 7 डिग्री रहा सेल्सियस, जबकि मेरठ और बहराइच में उधर की तरफ मेरठ और बहराइच में सबसे ज्यादा ठंड रहे। मौसम विभागों के अनुसार सोमवार से मतलब आज से यानी कि कोहरा और ठंड लगातार बढ़ती नजर आएगी। जी साहिब। अरबाज, बिल्कुल मौसम विभाग की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों तक स्थितियां जो है वो इसी तरह की बनी रहेंगी। तापमान में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पर दर्ज की गई है। कई जगहों पर दिल्ली एनसीआर की हम बात करें तो कई जगहों पर 3 डिग्री और कई जगहों पर तो उससे भी कम तापमान यहाँ पर दर्ज किया जा रहा है, यानी कि बेहद सर्द रातें यहाँ पर दिल्ली एनसीआर में देखने को मिल रही हैं और यही वजह है कि लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की जा रही है। बिल्कुल, देखिए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है, लगातार लोगों को समझाया जा रहा है, लगातार चेतावनी दी जा रही है, लगातार एडवाइजरी जारी हो रही है। कहीं ना कहीं जैसे एक तरीके से प्रदूषण से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग उससे भी ज्यादा जूझ रहे थे, उससे बीमार पड़ रहे थे। अब ठंड का जो प्रकोप पड़ रहा है, क्योंकि सुबह और शाम सर्दी रहती है, दोपहर में गर्मी रहती है, क्योंकि ये जो उतार चढ़ाव चल रहा है इससे भी लोगों की आम जिंदगी पर काफी असर पड़ रहा है। वहीं आईएमडी ने उत्तर भारत के जो बिहार में घने बहुत कोहरा पड़ रहा है, चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में चेतावनी दी गई है, बिहार में चेतावनी दी गई है। इससे विजिबिलिटी कम हो सकती है, जिससे गाड़ी का चलना बहुत मुश्किल हो गया है। कहीं ना कहीं बिजली का कटना भी, जो लाइनें हैं उनका ट्रिप होना भी माना जा सकता है, ट्रिप भी होंगी। और जहां उत्तर प्रदेश की बात की जाए, उत्तर प्रदेश में लहर से लोग कांप उठ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप इस साल जो ठंड है, साहिल मैं बता दूं, इस साल जो ठंड पड़ रही है उसने पिछली सब ठंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया, पिछले सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं एक आम लोग हैं उनका काफी असर पड़ रहा है। वहीं बात की जाए मौसम विभाग की, मौसम विभाग ने राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित कई ऐसे राज्य हैं जहां पर अलर्ट जारी किया है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड है, कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जिंदगी से जो रुकावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। 12 जनवरी को उत्तरी भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, संभावना है आज से पड़नी स्टार्ट होगी और लगातार आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी। मौसम विभाग ने साफ तौर पर यही भविष्यवाणी की है। उसके कुछ इलाकों में तापमान की जो गिरावट है वो लगातार बढ़ती नजर आएगी। डिग्री सेल्सियस जो है
वो जीरो तक जा सकता है। कहीं ना कहीं बहुत जो उसका स्तर है वो कम हो सकता है। साहिल, बिल्कुल अरबाज, और जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो एक तरफ भीषण ठंड पड़ रही है तो दूसरी तरफ कोहरे का प्रकोप जो है वो भी कम होने का नाम नहीं ले रहा है। सुबह और शाम की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा विजिबिलिटी कई जगहों पर कम हो जाती है, जिससे आवागमन खास तौर पर बेहद प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। कहा जा रहा है कि गाड़ी जो लोग चलाते हैं सावधानी से वो आवागमन करें और कोशिश करें कि जितना हो सके उतना बाहर निकलने से बचें, क्योंकि स्थितियां काफ़ी गंभीर कई जगहों पर नज़र आ रही है। विजिबिलिटी बेहद कम यहाँ पर है और इससे बहुत ज़्यादा आवागमन प्रभावित भी हुआ है। बिल्कुल सही कहा आपने कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा कम नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों को सावधानी बरतने की जरूरत है, खुद लोगों को बरतने की जरूरत है। हालांकि उनको समझाया जा रहा है कि आप सड़कों पे भी निकले तो ध्यान से निकले, क्योंकि जो सुबह शाम के जो ठंड है वो कहीं ना कहीं साथ ही कोहरे को लेकर, कोहरा सुबह शाम पड़ता है तो कहीं ना कहीं उससे जो एक्सीडेंट होते हैं वो भी गंभीर रूप में चले जाते हैं। सड़कों पर जो कि ट्रैफिक पुलिस को तैयार किया हुआ है, लगातार ट्रैफिक पुलिस यातायात को सुधार में लगा हुआ है। जहां पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक लगता है, सबसे ज्यादा दुर्घटना होती है, वहां पर ट्रैफिक पुलिस को लगाया हुआ है। कई ट्रैफिक पुलिस कर्मी वहां पर तैनात किए गए हैं। जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनसे खास तौर पर निगरानी रखी जा रही है, क्योंकि जो ऐसे कुछ तत्व हैं जो ऐसे मानने को तैयार नहीं होते, गाड़ी को तेज भगाते हैं, गाड़ी सड़कों पर तेज चलाते हैं, अपने साथ साथ दूसरे के साथ दुर्घटना कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के साथ भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। उनको समझाया जा रहा है, एडवाइजरी जारी करी जा रही है। कहीं ना कहीं ठंड का प्रकोप बढ़ता नजर आ रहा है, आने वाले वक्तों में और ज्यादा बढ़ेगा। और अभी 2 दिन से खिलखिलाती धूप है, लेकिन लोगों को थोड़ी राहत है। लेकिन सुबह शाम की जो ये ठंड है वो कहीं ना कहीं लोगों को अभी भी परेशान कर रही है। और आने वाले वक्तों में जैसे मौसम विभाग ने जानकारी दी है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग के द्वारा बताया जा रहा है, भविष्यवाणी की गई है कि आने वाले वक्तों में और भी ज्यादा ठंड पड़ेगी, और भी ज्यादा कोहरा पड़ेगा। साहिल, बिल्कुल अरबाज, यानी कि आने वाला जो हफ्ता है वो काफ़ी मुश्किल भरा लोगों के लिए रहने वाला है, खासकर दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि कड़ाके की ठंड का सामना उन्हें करना पड़ेगा। और इस वक्त अगर बात की जाए, क्योंकि तापमान में एकदम से बहुत ज़्यादा गिरावट दर्ज की गई है, लोगों को इतना अनुमान भी नहीं था कि इतनी ज़्यादा ठंड एकदम से बढ़ जाएगी, क्योंकि काफ़ी लेट इस बार ठंड शुरू हुई है और अब जब ठंड पड़ने लगी है तो बहुत ज़्यादा जो स्थितियां हैं वो गंभीर यहाँ पर नज़र आ रही है। लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है, सर्द रातें लोगों की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ा रही है, खासकर जो गरीब तबके के लोग हैं उनके लिए भी खासा मुश्किलें यहाँ पर हो गई हैं। हालांकि रैन बसेरे और तमाम व्यवस्थाएं दिल्ली सरकार की तरफ से की गई हैं, एनसीआर में तमाम व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी इस ठंड का सामना करना बेहद मुश्किल भरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिल्कुल साहिल, देखिए जो गरीब तबके का लोग है वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा परेशान है, क्योंकि सही कहा आपने, रेन बसेरा बन चुके हैं। दिल्ली की बात की जाए, नोएडा की बात की जाए, नोएडा के सेक्टर 12 स्टेडियम में रेन बसेरा तैयार कर दिया गया है। बहुत अच्छे तरीके से रेन बसेरा तैयार किया है। कंबल की, तकिए की, बिस्तर की, पानी की, खाने की, हर चीज की व्यवस्था वहां पर है। लेकिन जो लोग अभी भी सड़कों पर रहते हैं, उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वो सड़कों पर ही रहते हैं, सड़कों पर ही सोते हैं, सड़कों पर ही खाते हैं, और उनका जो रहना सहना है वो झुग्गे डालकर सड़कों पर ही एक तरीके से रहते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फुटपाथ पर बिना किसी चीज के डाले हुए सिर्फ कपड़े ओढ़कर लेटे रहते हैं। तो ठंड कहीं ना कहीं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी एक आम आदमी हो वो घर पे भी रहता है तो उसको घर पर भी चाहे चारों तरफ से बंद हो उसको सबसे ज्यादा ठंड लगती है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सड़कों पर रहता है उसको सबसे ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को समझाया जा रहा है, रेन बसेरा तैयार कर दिए गए हैं कि आप रेन बसेरा में रुकें, वहां पर अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन कहीं ना कहीं बात की जाए ठंड की, तो ठंड का जो प्रकोप है वो बढ़ता नजर आएगा फाइल आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये जो हफ्ता है इस पर जो कि मौसम विभाग ने जानकारी दी है, कहीं ना कहीं ये पूरा हफ्ता ठंडा रहेगा, कोहरा पड़ेगा, ठंड से लोगों को मार पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को सुरक्षित रखें, गर्म कपड़े पहने, अपने आप को ढककर रखें, घर से बाहर निकले तो किसी काम से ही निकले, क्योंकि ठंड का मामला बहुत ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। साहिल, चलिए अरबाज, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मौसम विभाग की तरफ से भी आने वाले हफ्ते के लिए चेतावनी जारी की गई है, अलर्ट जारी किया गया है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि वो सावधानी बरतें, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और तापमान में और गिरावट भी यहां पर दर्ज की जा सकती है। साथ ही साथ फिलहाल ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद मौसम विभाग ने नहीं जताई है। वहीं हापुड़ में संकित बढ़ाना गैंग पर एक बड़ी कंपनी से रंगदारी मांगने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि इस गिरोह ने एस्पायर सिटी एलएलपी नाम की कंपनी से करीब 1 करोड़ रुपए की मांग की,
जिसके बाद पीड़ित की शिकायत पर हापुड़ नगर कोतवाली में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि मुकदमा दर्ज होने के बावजूद अब तक मुख्य आरोपी संकित भड़ाना की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं। मामला सामने आने के बाद कारोबारी जगत में भी चिंता का माहौल है और लोग मांग कर रहे हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़कर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लग सके। उधर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हवाएं चलने के बाद वायु गुणवत्ता में कुछ हद तक सुधार देखने को मिला है। लगातार बनी हुई स्थिति हवा के बाद अब वातावरण में हलचल आने से प्रदूषक कणों का असर थोड़ा कम हुआ है। हालांकि स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। नोएडा का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग 278 दर्ज किया गया है, जो खराब श्रेणी में आता है। शहर के अलग अलग इलाकों में भी प्रदूषण का स्तर ऊंचा बना हुआ है। सेक्टर 125 में AQI करीब 286, सेक्टर 62 में 243, सेक्टर 116 में 287 और सेक्टर 1 में लगभग 296 दर्ज किया गया है। ग्रेटर नोएडा में भी हालात कुछ ऐसे ही बने हुए हैं। नॉलेज पार्क 3 में AQI लगभग 244 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि नॉलेज पार्क 5 में ये 300 तक पहुंच गया, जो बेहद खराब श्रेणी को दर्शाता है। हवाओं के कारण प्रदूषण में थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन हवा की गुणवत्ता अब भी स्वास्थ्य के लिए खतरे की सीमा में बनी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि जब तक एक तेज और लगातार हवाएं नहीं चलेगी, तब तक प्रदूषण से पूरी तरह राहत मिलना मुश्किल है। लोगों को इस दौरान खासी सावधानी बरतने और बाहर निकलते समय सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। उधर ग्रेटर नोएडा में पेयजल की गुणवत्ता को लेकर प्राधिकरण की ओर से लगातार तीसरे दिन भी जांच अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 18 से अधिक सेक्टरों को आसपास के गांव में 80 से ज्यादा घरों में जाकर पानी की जांच की गई, ताकि लोगों को सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिलने की स्थिति का आकलन किया जा सके। जांच के दौरान कई इलाकों में पानी का TDS स्तर तय मानकों के अंदर पाया गया। हालांकि कुछ जगहों पर लोगों ने TDS 600 तक होने की शिकायत भी दर्ज कराई। सेक्टर बीटा 1 के एक घर में दूषित पानी मिलने की शिकायत सामने आई, जिसके बाद वहां विशेष रूप से जांच की गई। इसके अलावा डेल्टा, ईटा, पाई, स्वर्ण नगरी, थीटा, म्यू और सिग्मा जैसे कई प्रमुख सेक्टरों में भी पानी की गुणवत्ता की जांच की गई। जल विभाग की टीमें TDS मीटर, pH मीटर और क्लोरीन किट के साथ मौके पर पहुंची और पानी के नमूनों की जांच की। विभाग का कहना है कि प्राधिकरण की ओर से दी जा रही जलापूर्ति निर्धारित मानकों के अनुसार है और जहां भी शिकायतें मिल रही हैं, वहां सुधार के लिए तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इस बीच सेक्टर डेल्टा 1 में एक निजी अस्पताल की ओर से स्वास्थ्य जांच शिविर भी लगाया गया, जहां स्थानीय लोगों की BP और शुगर की जांच की गई। इसका उद्देश्य पानी और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी समस्या को समय रहते पहचानना और लोगों को जरूरी सलाह देना था। प्राधिकरण का कहना है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा, ताकि हर क्षेत्र में लोगों को सुरक्षित पेयजल मिल सके। उधर मुजफ्फरनगर के शाहपुर थाना क्षेत्र में पुलिस और ट्रांसफार्मर से तांबा व हाई टेंशन तार चोरी करने वाले शातिर बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़ हुई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस की गोली लगने से 3 कुख्यात बदमाश घायल हो गए, जिनकी पहचान नीरज, अनिल और आरिफ के रूप में हुई है। इन तीनों पर लूट, चोरी और गैंगस्टर एक्ट समेत लगभग 3 दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से दर्ज बताए जा रहे हैं। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने बदमाशों के कब्जे से करीब 1.5 क्विंटल तांबा और हाई टेंशन तार बरामद की, जो ट्रांसफार्मरों से चोरी किया गया था। इसके अलावा एक कार, तमंचे और कारतूस भी जब्त किए गए हैं। पुलिस के अनुसार बदमाशों का एक गिरोह होंडा सिटी कार में सवार होकर मौके से भागने में सफल रहा, जिनकी तलाश के लिए इलाके में सघन अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अब गिरफ्तार और घायल बदमाशों से पूछताछ कर गिरोह के पूरे नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश में जुटी है। आज थाना शाहपुर के चौकी इंचार्ज हरसौली और चौकी इंचार्ज सांजक द्वारा स्वाति हॉस्पिटल के पास में चेकिंग की जा रही थी। उसी चेकिंग के दौरान तेज रफ्तार से एक होंडा सिटी गाड़ी और एक सेंट्रो गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो गाड़ी रुकी नहीं, तो वो निर्माना गांव की तरफ, पट्टी की तरफ भागी। वहां पर उनका पीछा किया गया और उधर ही दूसरी पार्टी को, चौकी इंचार्ज गोयला को भी कॉल किया गया। वो भी उधर से आए, दोनों गाड़ियों को घेरने की कोशिश की, जिसमें होंडा सिटी भागने में कामयाब रही। उसमें भी 3-4 बदमाश दिखाई दिए थे और जो सेंट्रो कार थी उसको भी पीछा किया गया। वो अपने चारों तरफ से गिरता देखकर उन्होंने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की, जिसमें जवाबी फायरिंग में उन जो बदमाश थे सेंट्रो कार में, 3 बदमाश के पैर में गोली लगी है। आज थाना शाहपुर। वहीं ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र में पुलिस और एक कुख्यात बदमाश के बीच मुठभेड़ की घटना सामने आई है। इस मुठभेड़ में 25,000 रुपए का इनामी और गैंगस्टर एक्ट में वांछित आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी अब तक 8 से ज्यादा आपराधिक वारदातों को अंजाम दे चुका है और वो अपने साथियों के साथ मिलकर बंद पड़ी फैक्ट्रियों और मकानों में चोरी की घटनाएं करता था। पुलिस कार्रवाई के बाद आरोपी के पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है।
पुलिस अब उससे पूछताछ कर रही है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके गिरोह में और कौन कौन शामिल है और उसने इससे पहले किन किन वारदातों को अंजाम दिया। इस कार्रवाई से इलाके में सक्रिय अपराधियों में खौफ और लोगों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है। आज थाना हाईकोर्ट पुलिस द्वारा मुठभेड़ में गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित एक 25,000 के इनामी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। थाना पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति मोटरसाइकिल से आता हुआ दिखा, जिसे रुकने का इशारा किए जाने पर वह व्यक्ति तेज गति से अपनी मोटरसाइकिल लेकर के भागा। पुलिस द्वारा पीछा किया गया। तेज गति होने के कारण कुछ दूर जाकर के उसकी मोटरसाइकिल गिर गई। पुलिस को पास आता देख उस व्यक्ति ने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला करते हुए फायर किया। जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा किए गए फायर से उसके पैर में गोली लगी। व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम दानिश बताया। दानिश के ऊपर कुल 8 मुकदमे पहले से पंजीकृत हैं। वो 25,000 का इनामिया है। उसके पास से जो मोटरसाइकिल मिली वो चोरी की मोटरसाइकिल है जो बिसरक क्षेत्र से चुराई गई है। आज थाना हाईकोर्ट पुलिस द्वारा मुठभेड़ में वहीं नोएडा में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्राधिकरण की सख्त कार्रवाई लगातार जारी है। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम के नेतृत्व में टीमों ने शहर के विभिन्न इलाकों में अभियान चलाकर नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माणों पर कार्रवाई की है। इस क्रम में सेक्टर 130 में बिना नक्शा पास कराए बिना बनाई गई 6 मंजिला इमारत को सील कर दिया गया है। ये इमारत पूरी तरह अवैध पाई गई, जिसके बाद प्राधिकरण ने इसे बंद कराते हुए आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसके अलावा सेक्टर 79 स्थित स्पोर्ट्स सिटी की जमीन पर भी अवैध निर्माण कर उसे घेरने का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में भूलेख विभाग और वर्क सर्किल के कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से निर्माण कराए जाने का आरोप लगाया गया है। प्राधिकरण ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सेक्टर 113 थाने में अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में किसी भी तरह की गैरकानूनी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी। उधर हापुड़ के थाना हापुड़ देहात क्षेत्र में एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है, जहां चीनी के शीरे से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया। हादसे के बाद ट्रक में लदा शीरा सड़क पर फैल गया, जिससे रास्ते पर फिसलन हो गई और यातायात भी प्रभावित हुआ। इस दुर्घटना में ट्रक का चालक और परिचालक घायल हो गए, जिन्हें तुरंत उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और हालातों को संभालते हुए सड़क से शीरा हटवाने और ट्रैफिक सुचारू करने का प्रयास किया गया। हादसे के कारण कुछ समय तक क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।